वेलकम बैक स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, इससे पहले जो हम टॉपिक कर चुके हैं उसके अंदर हम ये बता चुके हैं कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन के अंदर बिठाना हो, एक लाइन बनवानी हो r ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि मैं यहां बना रहा हूं, तो कितने तरीके से उसे अरेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से r ऑब्जेक्ट को मैं एक लाइन के अंदर बिठाना चाहता हूं, तो क्या पॉसिबिलिटीज है। तो बताओ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जहां n में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी, ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर n में से कोई यहां पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें से टोटल पॉसिबिलिटी n, यहां पर एक ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, बच कितने गए n-1, यहां पर n-2, यहां पर n-3। पहले भी समझा चुका हूं बेटा, ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये rth बॉक्स, क्योंकि मुझे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से बेटा मुझे r ऑब्जेक्ट को चूज करना है और उसे एक लाइन में बैठाना है। तो r ऑब्जेक्ट अगर आप लाइन में बैठाना चाहते हो तो उसके लिए r बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो r बॉक्सेस हमने इस तरह से बना लिए। फर्स्ट बॉक्स में पॉसिबिलिटी n ऑब्जेक्ट्स की है, टोटल पॉसिबिलिटी n है, ऑब्जेक्ट एक ही आएगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा तो एक n में से एक ऑब्जेक्ट जब यहाँ आ जाएगा तो टोटल बचेंगे n-1, तो यहाँ पॉसिबिलिटी n-1 टोटल पॉसिबिलिटीज है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो n-1 में से एक यहाँ पर आ गया तो बच गया n-2, फिर ऐसे n-3 चलते रहेंगे। तो ये rth जो बॉक्स होगा यहाँ पे टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। rth बॉक्स है, इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होनी चाहिए। सोचो यहाँ पर n है, ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर n है, ये 2 है तो यहाँ पर 1 है। देखो n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, n में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, n में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बॉक्स नंबर 2, दूसरा बॉक्स लेकिन 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तीसरा बॉक्स लेकिन 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, चौथा बॉक्स लेकिन 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 4 में से 1 घटाओ, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही n में से क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, n में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा 3 हो रहा है, 4 से 1 कम। यहाँ पे n में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 हो रहा है बेटा, 3 से 1 कम। तो यहाँ पे n में से क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो सा बॉक्स है, जिस नंबर का बॉक्स है उसमें से 1 कम कर दो, यानी कि r-1। तो दैट इज इक्वल टू n-r+1। तो ये पॉसिबिलिटी n-r+1। इस तरह से लास्ट में पॉसिबिलिटी है n-r+1, ठीक है। पहले बॉक्स में पॉसिबिलिटी n की, दूसरे बॉक्स में बेटा n-1, फिर n-2, फिर n-3, लास्ट वाले बॉक्स में n-r+1 की पॉसिबिलिटीज है। इन सबका मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2, लास्ट में है n-r+1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन करने में जो पॉसिबिलिटीज आएगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्चुअली वो बता रही है कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक लाइन में बैठाता हूं, यानी कि लीनियर परम्यूटेशन है एक तरह से। क्या ये लीनियर परम्यूटेशन, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से कोई भी r ऑब्जेक्ट चूज करें और उसको फिर एक लाइन में बैठा दें, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, ये टोटल पॉसिबिलिटीज है। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे n-p-r। इसका मतलब होता है बेटा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन, मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को एक लाइन के अंदर अरेंज करना। वो कितने तरीके से कर सकते हैं, वो ये रिजल्ट कितने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आंसर ये आ गया, आंसर आ चुका है कितने तरीके से कर सकते हैं, जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन इस हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो देखो कैसे कर रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे n है, n में से कम कर दिया n-1, n-1 से कम कर दिया n-2, ऐसे कम करते जाएं, एक बटा कम करते जाएं। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ये चूज करना है। वो क्या होगा बेटा, इसमें से कम कर दो n-r, इसके बाद जो नंबर आएगा वो n-r होगा। इसमें से बेटा एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे n में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे तो n-1, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दे तो n-2, तो ये n-r, फिर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो n-r-1, ऐसे चलते रहो जब तक कि क्या ना आ जाए 1 नहीं आ जाए, 2 into 1, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं बेटा। जो यहाँ तो हमारे पास नंबर थे n-r+1 तो नंबर थे, ये जो सारे नंबर लिखे n-r, n-r-1 एंड सो ऑन, 2 into 1 तक, ये सारे नंबर हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दी। तो मल्टीप्लाई करके बेटा डिवाइड भी होना चाहिए, इन्हीं नंबरों से डिवाइड n-r
n माइनस आर माइनस वन एंड सो ऑन इनटू में 2 इनटू में 1, ठीक है। तो ये पूरा रिजल्ट चेक करें बेटा, क्या बन गया ऊपर वाला न्यूमरेटर में क्या बन गया, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस आर प्लस 1 इंटू में n माइनस आर माइनस 1 एंड सो ऑन लास्ट में 1 तक। मतलब काउंटिंग बेटा 1 से लेकर n तक कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलो 1 2 3 4 एंड बीच में नंबर उठाते रहे r की फॉर्म में n और r की फॉर्म में लास्ट में n आया, तो दिस इज n फैक्टोरियल। इसमें नोट हो गया बेटा, ये n फैक्टोरियल नोट हो गया। ये भी काउंटिंग कंप्लीट होगी बेटा 1 2 3 4 n माइनस r तक। अगर मैं काउंटिंग लिख दूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो ये काउंटिंग जो है 1 2 3 4 कहां तक है, n माइनस r तक, जहां तक हो उसका फैक्टोरियल हो जाता है। तो ये आ गया n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n में से अगर r चीजों को अरेंज करना तो इस तरह से कर सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। बेटा ये छोटी सी बात अब आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था बेटा परम्यूटेशन। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 7.7 दैट इज द कॉम्बिनेशन, मतलब n में से r चीजों का सिलेक्शन करेंगे तो दैट इज द कॉम्बिनेशन। यहां अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये अरेंजमेंट जो हम पहले ही सीख चुके हैं ये बातें, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं। तो मेन बात ये याद रखनी है n p r इक्वल टू दिस। ये था परम्यूटेशन। अगर n डिफरेंट चीजें दे दी जाएं तो n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब यही चीज हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। अब हम अरेंजमेंट नहीं कर रहे, अब सीखेंगे हम कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। n डिफरेंट थिंग्स हो आपके पास, मैं कह रहा हूं मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स दोबारा से चलो देख लेते हैं। उसमें से 8 चीजें सेलेक्ट करनी है, यानी कि 8 चीजों का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कह सकते हो, ग्रुपिंग भी कह सकते हो। n चीजें हैं, इनमें से मुझे 8 चीजों को सिलेक्ट करना है। ये ऐसी बात है जैसे कि 10 लोग खड़े हों, 10 में से कोई 2 लोगों को सिलेक्ट करना हो और उनको टूर पे भेजना हो, तो 10 में से कौन कौन से 2 लोग चूज कर सकते हो, कितने तरीके से 2 लोगों को चूज कर सकते हो। तो इसी तरह से n डिफरेंट चीजें हमारे पास दे रखी हैं, उसमें से 8 चीजों का सिलेक्शन करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो, तरीके निकालने, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं जिसमें से हम n में से 8 चीजों को सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना, वो तरीके निकालने। इससे पहले हम कर रहे थे 8 लोगों को क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट किया था। इससे पहले जो किया बेटा वो था अरेंजमेंट, अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिलेक्शन, ठीक है। तो अरेंजमेंट हम पहले सीख चुके हैं, अब करना चाहते हैं सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो चेक करना, हम मान लेते हैं कि n लोगों में से मुझे कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, r लोग, और वो मैं कितने तरीके से कर सकता हूं ये देखना चाहता हूं। एक तरीका ये, मान लो ये r लोग सिलेक्ट कर लिया आपने, फिर एक और तरीका r लोग सिलेक्ट कर लिए, फिर एक और तरीका ये r पर्सन है, ये भी r पर्सन है, ये भी r पर्सन है, ठीक है। एक और तरीका r पर्सन सिलेक्ट करने का। इस तरह से बहुत सारे तरीके बनाते जाओ ऐसे बहुत सारे तरीके। ये भी r पर्सन है, ये काउंटिंग में r है सारे के सारे, लेकिन सारे सिलेक्शन अलग अलग है बेटा, पता नहीं कितने हैं, अभी तो और भी आते जाएंगे, ऐसे चलते रहो, पता नहीं कितने, मुझे नहीं पता कितने एक्चुअली में। मेरा कहने का मतलब है अगर टोटल पर्सन हमारे पास n है, टोटल n पर्सन है, n में से मुझे r लोगों का सिलेक्शन करना है। मैंने n में से r लोग सिलेक्ट कर लिए, मैंने n में से r लोग सिलेक्ट कर लिए, एक तरीका तो ये। फिर मैंने n में से दोबारा से r लोग सिलेक्ट किए, दूसरा तरीका ये वाला तरीका और ये वाला तरीका डिफरेंट है, ठीक है। ये तरीका और ये तरीका डिफरेंट है, इसमें r जो इसमें r पर्सन है और जो इसमें r पर्सन है वो बड़े डिफरेंट है। मतलब सभी के अंदर r पर्सन जो दे रखे हैं ना, इसमें r पर्सन है, इसमें भी, इसमें सारे डिफरेंट है, ठीक है। सारे ग्रुप कैसे बेटा ये डिफरेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो इसमें मान लो 5 आदमी है, मैंने आगे रखी, इसमें मान लो 5 व्यक्ति है, समझाने के लिए बता रहा हूं। इसमें भी कितने हैं, 5 है। इसमें 5 कौन कौन से हैं, वो ये है A B C D D। इसमें 5 कौन है, ये है A B C D F। दोनों सेम, ये भी दोनों सेम, ये भी दोनों सेम, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। वहां पे E है, वहां पर F है। A B C D तो दोनों के अंदर है, A भी है, B भी है, C भी है, D भी है। 4 पर्सन तो एक जैसे हैं, लेकिन एक व्यक्ति अलग है दोनों में। तो ये दोनों जो ना केस जो होंगे वो अलग अलग माने जाएंगे। मतलब पहला ग्रुप अलग है और दूसरा ग्रुप अलग है। पहले वाले ग्रुप में 5 व्यक्ति है, A B C D E, लेकिन दूसरे वाले ग्रुप में भी 5 व्यक्ति है, लेकिन कौन है वो, A B C D F। E नहीं है बेटा, F है। तो ये वाला ग्रुप इस पहले वाले ग्रुप से क्या माना जाएगा, अलग माना जाएगा। अगर एक भी व्यक्ति बदल गया ना तो ग्रुप डिफरेंट माना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे फिर इसके अंदर 5 लोग आएंगे, इसमें फिर 5 लोग, इसमें फिर 5 लोग, इसमें फिर 5,
इस तरह से आते जाएंगे, लेकिन सारे के सारे ग्रुप कैसे होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। ठीक है जी। तो मैंने मान लिए कि एन में से मैं आर लोगों का सिलेक्शन करता हूं, ये एक्स तरीके से करता हूं। कितने तरीके हो गए, एक ये पहला तरीका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, चलते गए, ये लास्ट में एक और आ गया, ये एक्स। टोटल एक्स सर्कल है, टोटल एक्स सर्कल है। कितने सर्कल है बेटा, एक्स सर्कल है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये सिलेक्शन है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स कितना हो सकता है, एक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैंने मान लिया कि बेटा एक्स का क्या मतलब है, एन में से आर लोगों का जो मैं ग्रुप बना रहा हूं, मैंने मान लिया एक्स ग्रुप बनेंगे। टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, एक्स। एन में से आर लोगों के कितने ग्रुप बनेंगे बेटा, एक्स। तो मैंने मान लिया एन सी आर दैट इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है एन में से आर लोगों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कह दो या सिलेक्शन कह दो बेटा, एक ही बात है। सिलेक्शन कह दो, ग्रुपिंग कह दो, कॉम्बिनेशन कह दो, एक ही चीज है भाई। एन में से आर लोगों का ग्रुप बनाना, एन में से आर लोगों का सिलेक्शन करना, एन में से आर लोगों का कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है, ठीक है। तो एन में से आर लोगों का जो कॉम्बिनेशन बना, कितने तरीके से बना सकता हूं, मैंने मान लिया एक्स तरीके से बना सकता हूं। ये पहला तरीका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये एक्स हुआ। जो पहला तरीका है उसमें कितने लोग हैं, आर। दूसरे में भी आर है, तीसरे में भी आर है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं पहले वाले जो तरीका है, पहला जो तरीका उसमें जो आर लोग हैं, मैं इन आर लोगों को एक लाइन में बैठा देता हूं, ऐसे लाइन में बैठा देता हूं, जैसे बैठाते हैं, जानते हैं ना। अच्छा, एन लोगों, अगर इन आर लोगों को अगर मैं ऐसे लाइन में बैठा दूं तो कितने तरीके से बैठा सकता हूं, आर फैक्टोरियल तरीके से। ऐसे इसको भी आर फैक्टोरियल तरीके से, ऐसे इसको भी आर फैक्टोरियल तरीके से, ऐसे इसको भी आर फैक्टोरियल, इसको भी आर फैक्टोरियल और इसको भी आर फैक्टोरियल। मतलब एक जो सर्कल बन रहा है, आर लोग बैठे हुए इसके अंदर, आर लोगों का ग्रुप है। उस आर लोगों को अगर मैं एक लाइन में बैठाता हूं तो मैं आर फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। ठीक है ना, इनको आर फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। ऐसे इसको भी आर फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं, इसको भी। तो टोटल कितनी बार आर फैक्टोरियल आया है, कितने ग्रुप थे, मतलब इन सभी लोगों को कितने तरीके से हमने अरेंज कर दिया। इसको आर फैक्टोरियल तरीके से, इसको भी आर फैक्टोरियल, इसको भी, तब सबको जोड़ दो, क्योंकि टोटल कितने सर्कल है, एक्स है। तो टोटल कितना, तो एन में से आर का क्या हो बेटा, परम्यूटेशन। अगर एन में से आर लोगों को सिलेक्ट कर उसको अरेंज कर दिया, एन में से आर लोगों का एक तरह से क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया। तो कितने तरीके से अरेंजमेंट हो गया, एक्स इंटू आर का फैक्टोरियल। क्या हो गया, एक्स इंटू आर का फैक्टोरियल, दैट इज अरेंजमेंट बेटा। ये एन में से आर लोगों को सिलेक्ट किया, फिर उनको अरेंज कर दिया, तो ये क्या हुआ, एन में से आर लोगों का अरेंजमेंट हो गया बेटा। ये अरेंजमेंट निकाल दिया, एन में से आर लोग क्या निकाल दिया बेटा, अरेंजमेंट निकाल दिया। तो कितना क्या हुआ अरेंजमेंट, जो हुआ एक्स इंटू आर फैक्टोरियल। लेकिन अगर एन में से आर लोगों का अरेंजमेंट करना हो, परम्यूटेशन निकालना हो, तो इससे पहले थोड़ी देर पहले समझाया था, वो क्या था फार्मूला, एन पी आर। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। हमने इसमें पहले सिलेक्शन किया, पहले क्या किया, सिलेक्शन किया। तो सिलेक्शन करते रहे ग्रुप बनते, कितने सारे ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5 एक्स ग्रुप बन गए। फिर हर एक ग्रुप को एक लाइन में खड़ा कर दिया, एक ग्रुप के अंदर आर लोग हैं, इसको लाइन में खड़ा कर दिया, कितने तरीके से, आर फैक्टोरियल तरीके से। इस ग्रुप को भी लाइन में खड़ा कर दो, आर फैक्टोरियल तरीके से। तो कितने तरीके से इसको, कितने ग्रुप थे, टोटल एक्स ग्रुप थे, और हर एक ग्रुप को मैं आर फैक्टोरियल तरीके से खड़ा कर सकता हूं। तो इस एक्स ग्रुप को कितने तरीके से खड़ा कर सकता हूं, एक्स इंटू में आर फैक्टोरियल तरीके से खड़ा कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन में से आर लोगों का सिलेक्शन किया और उसको एक लाइन में खड़ा कर दिया, उतने तरीके से खड़ा कर सकते हैं, लाइन में तो खड़ा कर ऐसे। तो एन में से आर लोगों का, एन में से आर लोगों को चूज करते हैं और उसको एक लाइन में खड़ा करते हैं, वो इतने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बेटा एन में से आर लोगों को हम एक, एन में से आर लोगों को हम अरेंज करते हैं, अगर एक लाइन में अरेंज करते हैं, तो वो टेक्निक हमने पहले ही सीख रखी है, उसे बोलते हैं एनपीआर। ये हम इसे पहले पढ़ चुके हैं। ये दूसरी स्टाइल है एन में से आर लोगों को अरेंज करने की, दूसरा तरीका है। पहला तरीका ये था, इधर से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, यानी एनपीआर अपन में आर फैक्टोरियल। ठीक है, एनपीआर किसके बराबर था समझा रखा है, इससे पहले वाले फार्मूला चेक कर लो। एन फैक्टोरियल, ये वाला आर फैक्टोरियल यहां लिख दिया, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आज से फॉर्मूला लिखो कि x बराबर होता है ये, और x का क्या मतलब था, n में से r लोगों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कितने तरीके से, x तरीके से। तो x बराबर क्या है, NCR। तो x किसके लिखूं, NCR, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n में से, इसका मतलब ये हुआ n में से r लोगों का सिलेक्शन करना हो, कॉम्बिनेशन करना हो, तो इतने तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा ये फार्मूला भी याद करा जाए, n में से r लोगों का सिलेक्शन करने का ये फार्मूला याद करा जाए। चलो आगे चलते हैं। वैसे इसका डेरिवेशन एक्चुअली ना सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, फिर मैंने समझा दिया। ठीक है, जिसको समझना हो समझे,
कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, जरा जरूरी नहीं था ये इसका डेरिवेशन देना। ठीक है जी। तो n में से अगर मुझे r लोगों को सिलेक्ट करना हो, उनका कॉम्बिनेशन बनाना हो, उनका ग्रुप बनाना हो, n में से r लोगों का ग्रुप तैयार करना हो, ठीक है, वो फार्मूला n से r। इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ वेज। ये वो कुल तरीके हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन सेलेक्ट r persons आउट ऑफ n। अगर मुझे n में से r पर्सन को सिलेक्ट करना तो उसका तरीका है NCR। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये NPR क्या है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन अरेंज, सेलेक्ट कीजिएगा, क्या लिख दो, अरेंज, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ r persons, r persons द अरेंजमेंट आउट ऑफ n। n में से r व्यक्तियों का अरेंजमेंट, r व्यक्तियों को एक लाइन में बैठाना, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन, जिसे हम NPR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अब ये फार्मूला याद रखना है भाई, NCR का भी याद कर लो, NPR का भी याद कर लो। अच्छा जी, अच्छा इतना काम करने के बाद अब कुछ और एक दो रिजल्ट और भी वो याद करवाता हूं मैं आपको। जैसे कि पहला रिजल्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, NCR बराबर NCN माइनस R होता है, ये याद करो। ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होती है, NCR बराबर होता है NCN माइनस R के। ठीक है जी। अब इसको प्रूव करने का एक तरीका है, इसके लिए आपको NCR का फार्मूला पता होना चाहिए। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल अपन इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फार्मूला तो सब बच्चे जानते हैं। NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ये बस सब बच्चे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं हम NCN माइनस r लेके चलते हैं, इसको लेके चलता हूं, ये वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करूं, उसको इसकी हेल्प से सॉल्व करूं। अगर दिक्कत आती है तो आप एक काम कर सकते हो, NCX मैं मान लेता हूं लेट कि n माइनस r दैट इज इक्वल टू x। इस वाले केस में मैंने n माइनस r जो यहां लिख रखा है उसको मैंने x नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, x नाम दे दिया, तो ये NCX बन गया। अब NCX इसकी जगह अगर x है तो फार्मूला क्या अप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल। जानते हो ना, r फैक्टोरियल n में से r घटा दो n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n में से x घटाते हैं उसको फैक्टोरियल, ये फार्मूला याद रखना है। तो अब चेक करो n फैक्टोरियल, बेटा x की वैल्यू क्या थी, n माइनस r, x की वैल्यू n माइनस r, x की वैल्यू n माइनस r यहां डाल दो, ब्रैकेट n एज इट इज माइनस x की वैल्यू डाल रहे हैं वापस दोनों जगह, x की वैल्यू क्या है n माइनस r, x की जगह बेटा n माइनस r यहां पुट कर दो ब्रैकेट में लेके, ऐसे उस पूरे पर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ये x फैक्टोरियल x की वैल्यू डाल दी n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा, ब्रैकेट में डाल n एज इट इज x की वैल्यू फिर डाल दी n माइनस r। ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल बाद में n माइनस r का फैक्टोरियल, बेटा माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस अंदर ले जाओ, n माइनस n प्लस r इस पूरे का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू n माइनस r का फैक्टोरियल, n से कैंसिल बेटा r बच जाएगा, r का फैक्टोरियल, क्या फार्मूला बन गया NCR। बेटा जो बचा है वो NCR का फार्मूला ही तो है। ठीक है, NCR का फार्मूला बच गया, क्या बच गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, दिस इज इक्वल टू NCR। तो n माइनस r को NCR भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखनी है बस इस फार्मूले में। ठीक है,
चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा जो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। तो कहने का मतलब क्या कि अब तो एक तो ये फॉर्मूला सीख चुके हैं, एनसीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, एनसीआर का फॉर्मूला याद करो। और दूसरा क्या सीखा, एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर। ये हमेशा रिजल्ट सच होता है भाई। इस रिजल्ट के अंदर एक बात ध्यान रखने वाली होती है, इस रिजल्ट के अंदर कह सकते हो आप एनसीआर के फॉर्मूले में बेटा क्या n आर दोनों ही हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। n और r दोनों ही हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, और r की वैल्यू इस केस में r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू n। r की वैल्यू 0 से लेकर n के बीच में होनी चाहिए। r की वैल्यू बेटा 0 से लेकर n के बीच में होनी चाहिए। n से बड़ी नहीं हो सकता, n की वैल्यू बेटा सॉरी r की वैल्यू बेटा n से बड़ी नहीं हो सकती। r की वैल्यू n के बराबर हो सकती है या n से छोटी भी हो सकती है, लेकिन r की वैल्यू बेटा n से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर के। ये याद रखो। इसका क्या मतलब, 15 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तो ये बराबर आ गया 15c r की वैल्यू 3। तो यहाँ पे कहता है पूरा रिजल्ट किसके बराबर है, n एज इट इज, n मतलब 15 एज इट इज। तो 15 माइनस बेटा 15 n में से क्या घटा दिया, n में से r सब्ट्रैक्ट कर दो, n में से r तो 15 में से 3 बेटा 15c3 दैट इज इक्वल टू 15c 15 में से 3 घटा दो 12। तो 15c3 दैट इज इक्वल टू 15c12 होता है। इससे ये बात पता चलती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपसे कह दीजिए 100c97 सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 100c97 तो 100c r की वैल्यू 97 तो ये बराबर होती है 100c n में से r घटा दो, n सेम होना चाहिए। n की वैल्यू 100 थी, यहाँ पर भी 100 आ गया, n में से r घटा दो, n में से r घटा दो, 100 में से 97 घटा दो। ठीक है, क्या बन जाएगा 100c 100 3। तो 100c97 दैट इज इक्वल टू 100c3 होता है। ये रिजल्ट है बेटा, याद करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला समझाने जा रहा हूं। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट है इसमें बंद कर दे भाई। अगला पॉइंट बेटा चेक करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा अगला जो पॉइंट इसके अंदर है वो ये है कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB के बराबर गिवन हो तो क्या होगा। कहता है NCA इज इक्वल टू NCB हो तो ये इंप्लाइज करता है ये दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन ये दोनों बेटा सेम होने चाहिए तो ये रिजल्ट है। NCA इज इक्वल टू NCB, ये NCNAB ये क्या है सब, ये NAB बेटा ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मैंने यहां पे जैसे बता रखा है कि n और r ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है, r की वैल्यू 0 और n के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, n और r की वैल्यू बेटा कोई भी होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कह रहा हूं, होल नंबर तो पता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सभी होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर कहता है कि NCA इज इक्वल टू NCB हो अगर, तो इससे एक रिजल्ट मिलता है। अगर ये दोनों सेम है और ये पूरा रिजल्ट इस पूरे रिजल्ट के बराबर दे रखा हो तो ये तभी हो सकता है जब a खुद किसके बराबर हो, b के। सीधी सी बात, a खुद किसके बराबर हो बेटा, b के बराबर। एक तो ये, एक और भी है इसके साथ, एक और केस भी, या फिर एक और रिजल्ट मैं इसमें ये भी कह सकता हूं, मैं NCB को ये लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना, NCB को मैं ये लिखने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। NCR बराबर होता है NCN माइनस, इसको फॉलो करें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, NC, ठीक है, n में से b घटा दें, n माइनस b लिख सकता हूं इसको मैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। n में से r घटा देते हैं, n में से r घटा देते हैं, तो NCA इज इक्वल टू NCB, तो दैट इज गिवन। लेकिन NCB को बराबर लिख सकता हूं ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, किसी भी चीज को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा। NCAR है तो n इज c, n में से b घटा देंगे, n में से b घटा देंगे। ठीक है,
तो ये तीनों रिजल्ट बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये दोनों n सेम हो अगर, तो फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि a इक्वल टू b होना चाहिए, या फिर अब n c दोनों को बराबर करते हैं लेकिन ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, तो हम यहां से ये भी लिख सकता हूं कि NCA बराबर है बेटा NCA दैट इज इक्वल टू NCN माइनस b, NCA NCB के बराबर तो a इक्वल टू b होना चाहिए, लेकिन NC अगर NCN माइनस b के बराबर हुआ तो ये हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको चेक करें, आप जानते दोनों सेम है, दोबारा पावर जो इसकी पावर है कैसी है बेटा, दोनों सेम है, तो इनका जो बेस है ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, तो a बराबर होना चाहिए n माइनस बी, a क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए n माइनस बी, यहाँ b को इधर ले आओ, तो दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब क्या होगा, n किसके बराबर हो गया, a प्लस b, तो ऐसा भी हो सकता है, ये रिजल्ट भी हो सकता है, या फिर n बराबर होगा किसके, a प्लस b, तो दो ऑप्शन है इसके, अगर NCA बराबर हो NCB के तो हम कह सकते हैं या तो A B के बराबर होना चाहिए, या फिर n जो पावर में n दे रखा है ये n इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, n बराबर A प्लस B होना चाहिए, और ये कैसे होना चाहिए मैंने आपको यहां समझा दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे, मान लो आपको दे दिया NC3 बराबर NC2, आपसे पास कहते भाई NC3 NC2 के बराबर बेटा, लेकिन एक खास बात है ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब यहाँ पर जो n लिख रखा है वही n यहाँ पर होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, तो ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों सेम है तो फार्मूला क्या क्या कहते हैं, फार्मूला क्या कहते हैं उसकी तरफ ध्यान दो, ये पूरा फार्मूला याद रखना है आपको, NC3 बराबर NC2 NCA बराबर NCB, ठीक है। अब इसको चलो छोड़ दो, इसका यूज करने की जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए कैसे आया, तो NCA अगर NCB के बराबर तो A इक्वल टू B होना चाहिए, या फिर n खुद इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से A B के बराबर होना चाहिए, तो 3 2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये पहला पार्ट खत्म, या फिर मतलब ये पॉसिबल नहीं, खत्म कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, या फिर n बराबर होगा इन दोनों के सम के, तो n बराबर होगा किसके, इन दोनों के सम के, A और B, ये A मान लो से B मान लो, इन दोनों के सम, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5, तो इधर से हम ऐसे n निकाल सकते हैं, अगर n की वैल्यू 5 होगी तो ही NC3 बराबर होगा किसके, NC2 के, अगर n 5 होना चाहिए, ठीक है। चलो बेटा ये एक और फार्मूला मैंने समझाया, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है, एक फार्मूला और भी है, ठीक है जी, फार्मूले याद रहेंगे ना तो क्वेश्चन सही तरीके से हो पाएंगे, फार्मूले याद तो फिर कोई फायदा नहीं। हाँ जी चेक करते हैं, एक और फार्मूला है, बस एक लास्ट फार्मूला बताऊंगा, एक लास्ट थ्योरम है वो समझा के फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है, बहुत आसान है, ये थ्योरम बेटा, NCR प्लस NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 CR होता है। इसकी खास बात है इस फार्मूले की बेटा, इसकी खास बात क्या है, अच्छा मैंने एक फार्मूला बता दिया, एक ये बता दिया और एक ये बता दिया, NCA बराबर किसके, NCB, एक तो ये बता दिया, एक ये बता दिया, एक ये बता रहा हूं कि यहां पे क्या होगा, या तो A खुद बराबर हो जाएगा B के, या फिर n बराबर होगा A और B के सम के, ठीक है जी। अब एक और फॉर्मूला जो यहां से एक थ्योरम समझाने जा रहा हूं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR होता है। इस फार्मूले की खास बात है, ये जो पावर दे रखी है वो सेम होनी चाहिए नंबर एक बार, अगर ये सेम है ना तो ये फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, अगर ये दोनों सेम है तो ही फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और दूसरी बात, यहां पर जो दे रखा है इसका बेस R, यहां पे दे रखा है R माइनस 1, इन दोनों में केवल एक का ही डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों में बेटा केवल एक का ही डिफरेंस होना चाहिए,
मतलब अगर ये 3 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 2 है, 2 और 3 में क्या डिफरेंस है, ये 3 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 5 है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक 3 है, मान लो एक नंबर 3 तो दूसरा क्या हो सकता है, अगर एक नंबर 3 तो दूसरा क्या हो सकता है, या तो 2 होगा, 3 के नजदीक है तो 2 होगा, या 3 के नजदीक दूसरा क्या होगा 4 होगा, या तो एक ज्यादा हो या फिर एक कम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी यहाँ दे रखा हो उसमें एक जोड़ दो, जो भी यहाँ दे रखा हो ना दोनों सेम उसमें एक ऐड कर दो, फिर सी लिखो, सी फॉर कॉम्बिनेशन, और जो दोनों में से बड़ा है ना, जो दोनों में से जो भी बड़ा है वो लिखना पड़ता है, ये फार्मूला है और आसान है, देखो उसको कैसे प्रूव करते हैं। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, एनसीआर का फार्मूला आपके सामने लिख रखा है, सीधा लगा दो, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 का फैक्टोरियल ब्रैकेट, देखो क्यों आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, फिर जो भी नीचे दिख रहा है उसका फैक्टोरियल, तो उसके हिसाब से एन फैक्टोरियल जो नीचे लिख रहा था उसका एज इट इज फैक्टोरियल आएगा, एन आर माइनस का फैक्टोरियल, एन में से आर घटना चाहिए, एन में से आर घटना चाहिए, तो एन में से आर माइनस 1 घटाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट फैक्टोरियल। जब एन में से आर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आर माइनस 1 को ऐसे बेटा ब्रैकेट में रख लेना ऐसे, ठीक है, ये आ गया। दोनों में एन फैक्टोरियल है, कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट यहाँ 1 आर फैक्टोरियल को लिख सकता हूं आर इंटू में आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, और ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल है प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन में, बेटा एन फैक्टोरियल तो कॉमन निकाल लिया, दोनों में था कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1, आर फैक्टोरियल को लिख सकता हूं आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, अरे 10 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल को, 10 गुना में 9 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आर फैक्टोरियल को आर इंटू में आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज। अब ये भी एज इट इज लिख दो, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा चेक करो, एन माइनस माइनस अंदर ले जाओ, माइनस का आर माइनस अंदर का साइन बदलेगा प्लस 1 पूरे का फैक्टोरियल, क्लियर, ये आ गया। अच्छा जी आर माइनस 1 का फैक्टोरियल दोनों में है, आर माइनस 1 कॉमन निकाल लो, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल ब्रैकेट 1 अपॉन में आर इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन निकाला है तो ये दोनों तो बचेंगे। अच्छा आर माइनस फैक्टोरियल कॉमन ये तो हट गया, लेकिन यहाँ क्या बच रहा है, इसको भी सॉल्व कर सकता हूं, एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल एक्सपेंड कर दो, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू में एक काउंट कर दें एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये आ गया भाई आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी अब क्या करें, दोनों के अंदर n माइनस आर का फैक्टोरियल बन गया, बेटा n माइनस आर का फैक्टोरियल था, यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल था, तो बड़ा ये तो बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया, n माइनस आर प्लस 1 है, उसमें से एक काम कर दो तो n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा n फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, अंदर जो बच गया लिख दो, क्या बच गया 1 बाई आर प्लस 1 अपॉन में n माइनस आर प्लस 1, बेटा ये आपके पास आ गया है 1 बाई आर प्लस 1 अपॉन में n माइनस आर प्लस 1, ठीक है जी। n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन निकालने के बाद अब क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, n फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है जी, दोनों का एलसीएम क्या है चेक करो, r इंटू में n माइनस आर प्लस 1, बेटा r इंटू में n माइनस आर प्लस 1 दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, क्लियर, इन दोनों का एलसीएम निकाला है, ये आ गया, r से r कैंसिल, जहां पर हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस n माइनस आर प्लस 1 से n माइनस आर प्लस 1 कैंसिल, r बचेगा, ये r है, दैट इज इक्वल टू r से r कैंसिल, क्या बच गया n फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में, ठीक है बेटा,
यहाँ क्या बच गया n प्लस वन, n प्लस वन बच गया तो n प्लस वन यहाँ लिख दूं, ठीक है, n प्लस वन इसको आगे यहाँ लिख सकते इसके साथ, और r इंटू में तो क्या बच गया 1/n में r इंटू में n माइनस r प्लस वन, बेटा ये बच गया आपके पास, ठीक है जी, यहां तक आ गया होगा मेरे ख्याल से। n फैक्टोरियल बच गया, n प्लस वन जो बचा था उसके साथ लिख दिया, r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल है, फिर n प्लस वन तो ऊपर लिख चुके हैं और नीचे क्या बच रहा है r इंटू एन माइनस आर प्लस वन, r इंटू एन माइनस आर प्लस वन लिख दिया आपके सामने, ठीक है बेटा। तो चलो देखते हैं, ये n फैक्टोरियल इंटू में n प्लस वन को सीधा लिख सकता हूँ, n प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ बेटा इसको सीधा, इन दोनों को मिला के n प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और r एक r और एक r माइनस का फैक्टोरियल, इन दोनों को मिला के r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको मिला के n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। अरे बेटा n प्लस वन का फैक्टोरियल होता क्या है, n प्लस वन एज इट इज n प्लस वन से एक कम कर दोगे तो n फैक्टोरियल आएगा नहीं आएगा, r फैक्टोरियल क्या होता है, r फैक्टोरियल r इंटू में r माइनस वन का फैक्टोरियल तो होता है, और n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस आर प्लस वन एज इट इज, फिर एक कम कर दो इसको तो n माइनस आर आ जाएगा, उसको फैक्टोरियल लगा दिया, तो ये पूरा जो रिजल्ट आया वो किसको रिप्रेजेंट करता है, n प्लस वन सी आर को, क्यों n प्लस वन का फैक्टोरियल ले रहा, r का फैक्टोरियल ले रहा बेटा, n प्लस वन से r घटा दो तो n प्लस वन ये रहा, n प्लस वन से r घटा गया उसको फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये बराबर हो गया n प्लस वन सी आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये इसकी थ्योरम थी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप इसको भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे भाई। हाँ जी, क्वेश्चन निकालो सर, तो और चीज भी बचेगी, अभी दो थ्योरम और भी है, लेकिन उसका ज्यादा यूज है नहीं, तो सीधा इस पे आता हूं 3.7 एक्सरसाइज, ठीक है। फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, NCR माइनस वन प्लस NCR बराबर होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा, NCR माइनस वन प्लस NCR इक्वल टू n प्लस वन CR, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है अगर मान लो NCR माइनस वन प्लस NCR, यहां दोनों सेम है, इन दोनों में एक का डिफरेंस, एक का ही डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा का तो गड़बड़ हो जाएगी, तो n में एक जोड़ दो, जो दोनों में से बड़ा है वो लिख दो, ये कहता है फॉर्मूला। जैसे कि 100C5 प्लस 100C6 दैट इज इक्वल, ये दोनों सेम होने चाहिए, n दोनों सेम, तो 100 100 आ गया, इन दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों में एक का डिफरेंस है 5, दूसरा 6, तो जो 100 होता है उसमें एक जोड़ देते तो 100 प्लस 100 बना जाएगा C, जो दोनों में से बड़ा होगा विच इज ग्रेटर वो आएगा यहाँ पर, जो दोनों से बड़ा, दोनों से बड़ा कौन है, 5 या 6 बड़ा है, तो यहाँ से 101C6, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी चले भाई। अगला क्वेश्चन है बेटा 7.7 का पहला क्वेश्चन, जैसे 9C3 की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, पहले का पहला पार्ट। कंपेयर करो फर्स्ट फार्मूला से, फार्मूला नंबर फर्स्ट, फार्मूला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 फार्मूले हैं भैया, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला कहता है NCR, ये N, ये C, ये R, तो उसके अकॉर्डिंग 9 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है ना। 9 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल 9 में से 3 घटा दो 6 फैक्टोरियल लिख दिया। अब एक काम करो 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना शुरू करो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 6 बेटा 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक लेकर आए 6 तक लेकर आए तो फैक्टोरियल लगा रोक दे क्योंकि 6 फैक्टोरियल नीचे भी ताकि दोनों को कैंसिल आउट कर सके। ठीक है 3 से 9 कैंसिल 2 से 8 कैंसिल सबका मल्टीप्लिकेशन कर तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की क्वेश्चन नंबर बेटा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर बेटा 13C6 प्लस 13C5 13C6 प्लस 13C5 ठीक है ये बेटा पहले का फोर्थ पार्ट है। इसको सीधा कंपेयर कर दे फार्मूला नंबर 4 से। ध्यान देना आप देखो फार्मूला नंबर 4 आया इसको इसकी तरफ ध्यान देना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13C5 प्लस 13C6 पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया। अब कुछ नहीं करना बेटा सीधा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इससे करना है कहता दोनों सेम आने चाहिए दोनों एंड कैसे हैं सेम आने चाहिए। यहाँ पे r-1 है तो इसमें एक जोड़ दे तो r आ जाएगा यहाँ 5 तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये क्या कहता है अगर दोनों सेम हो और यहाँ पे दोनों में एक का डिफरेंस हो दोनों में एक का डिफरेंस हो तो 5 और 6 में बेटा एक का डिफरेंस है। ठीक है तो हम तो फार्मूला क्या था कि n में 1 जोड़ दो तो 13 में 1 जोड़ दो 14 आ जाएगा c आ जाएगा। जो दोनों में से बड़ा है वो आना चाहिए तो दोनों में से बड़ा कौन है 6 है तो 6 आना चाहिए। तो इन दोनों का सम जो है 14C6 के बराबर है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला नंबर 4। फोर्थ फार्मूले के हम ऐसा कह सकते हैं 14C6 इन दोनों में एक का ही डिफरेंस होना चाहिए पहले चाहे 6 आए चाहे पहले 5 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये दोनों सेम होने चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो 14C6 14 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल इस पे ये फार्मूला लगा 14 माइनस 6 का फैक्टोरियल 14 में 6 का फैक्टर दो 8 का फैक्टोरियल 14 फैक्टर को एक्सपेंड कर दो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल आ गया 8 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। अभी 6 फैक्टोरियल इसको सॉल्व कर लें इसको यहां लिख देता हूं जो कटता कट जाएगा सॉल्व कर लो अपने आप बस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है 31C26 माइनस 30C26 देखो क्या कहता है 31C26 माइनस 31C26 30C26 सॉल्व करके दिखाओ इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए। ठीक है जी अब मैं क्या करता हूं इसको कंपेयर करता हूं वही फोर्थ फार्मूले से कंपेयर करता हूं। बेटा किससे कंपेयर करता हूं फोर्थ वाले फार्मूले से कंपेयर करता हूं अपने आप को पता चल जाएगा बहुत मुश्किल नहीं है बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूं उस फार्मूले से NCR -1 प्लस NCR बराबर N + 1 CR ऐसे लिख सकता हूं। फार्मूला ये कहता है यहां पर 31 है या 30 ये 31 मान लो n की 30 पुट कर दो इसमें n की 30 कर रहे हैं तो 30 + 1 31 बन जाएगा ये 30 आ जाएगा ये भी 30 आ जाएगा लेकिन ये दोनों सेम है 26 यहां पर भी 26 तो यहां चेक करो दोनों में सेम कौन है r है यहां पर भी क्या है r है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं NCR -1 बराबर n + 1 CR माइनस NC लिख सकता हूं इसको ऐसे NCR को बेटा उधर ले आए वो कुछ नहीं किया NCR को राइट हैंड साइड में ले आए। अब एक काम करो n की वैल्यू 30 पुट कर दो पुटिंग n = 30 इसमें n की जगह 30 क्यों कर रहा हूं क्योंकि 30 करोगे तो 30 + 1 बनकर कितने देगा n की 30 पुट कर दो इसमें 30 + 1 31 आ जाएगा तो 31 आ गया और r की 26 पुट कर दो चेक करो रिजल्ट क्या आया n की 30 r की 30 सॉरी r की 26 इसमें डाल दें n की 30 तो 30 c r की 26 -1 25 आ जाएगा n की 30 + 1
31 सी आर के लिए 26 माइनस एन के लिए 30 सी आर के लिए 26, तो ये 31 सी 26 आ गया माइनस 30 सी 26 आ गया, जो किसके बराबर है 30 सी 25 के बराबर है। तो इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 30 सी 25। बस ये निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड का जैसे कि को से पार्ट कर ले, जैसे आपको करना है 8c4 प्लस 8c3 दैट इज 9c4 होता है। 8c4 सेकंड का फर्स्ट बराबर होता है 9c4। प्रूव दिस रिजल्ट। वैसे चाहे तो फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई कर दें, फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई कर दो, डायरेक्ट सॉल्व कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, 8c4 प्लस 8c3, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए, ऐसा ना कि आप ये भी कर सकते हैं। वी नो दैट NCR-1 प्लस NCR बराबर होता है N+1CR। हमें ये बात पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू पुट कर दो बेटा, आर की वैल्यू क्या पुट कर दो 4, क्योंकि मुझे 4 चाहिए ना। एन की वैल्यू क्या पुट कर दो 8 और आर की वैल्यू क्या पुट कर दो 4। अरे 8 करूंगा तो 8 + 1 9 आएगा, आर की वैल्यू 4 आ जाएगी, पुट करो। एन की वैल्यू 8, आर की वैल्यू 4, 4 - 1 3, एन की वैल्यू 8, आर की वैल्यू 4, एन की वैल्यू बेटा 8 + 1 9, आर की वैल्यू 4। हो गया प्रूव। ये जो चाहिए था 8c4 पहले है, यहां बाद में आ गया, बस 8c3 ये आ गया, इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 9c4। खत्म। आप चाहते ब्रैकेट लगा सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, लेकिन जब ये फार्मूला लगाए तो ये फार्मूला लिख के दिखाना है, जिसमें मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये वाला फार्मूला लिख के दिखाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, जैसे मैं थर्ड पार्ट कराता हूं, सेकंड का थर्ड पार्ट। समेशन आर की वैल्यू 1 to 5 एंड 5cr दैट इज इक्वल टू 31। प्रूव दैट समेशन सेकंड का थर्ड है, समेशन आर की वैल्यू 1 to 5, आर की वैल्यू 1 to 5 और 5cr दैट इज इक्वल टू 31। प्रूव दिस रिजल्ट। ये समेशन का सिंबल है, इसे बोलते हैं समेशन। इसका काम होता है जोड़ना, इसे बोलते हैं समेशन। समेशन, ठीक है। ये समेशन केवल आर की वैल्यू 1 से लेकर 5 है, दैट इज द लिमिट ऑफ दिस समेशन। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसका मतलब आर की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। इसका मतलब ये हुआ लास्ट में वैल्यू क्या है 5 है, तो आर की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक मीनिंग करती है। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये कि आर की वैल्यू इसमें 1 से लेकर 5 तक पुट करो, जहां पर आर नजर आ रहा है उसमें आर की वैल्यू डाल दी, जैसे कि आर यहां नजर आ रहा है तो इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और आंसर क्या चाहिए 31। तो हम इसको लेके चलते हैं, समेशन आर की वैल्यू 1 up to 5 5cr 5c1 आर की सबसे पहले 1 डालो इसके अंदर, समेशन कहता है ऐड कर दो, प्लस कर दो। समेशन इसलिए कहते हैं कि प्लस करना है। फिर आर की 2 डालो 5c2, फिर प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। आर की 1 से लेकर 5 तक, आर की 1 डाली, फिर 2 डाली, फिर 3 डाली, फिर 4, फिर 5। समेशन कहता है जोड़ दे जाओ, प्लस करते चले। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे और 31 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या, 5c1 5c2 कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है। वैसे फार्मूला आप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस ऊपर वाले को सॉल्व कर लें, बस खत्म हो। जैसे कि 5c1 को सॉल्व कर लेता हूं मैं अलग से। 5 - 1 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 + 1 जाएगा 4 फैक्टोरियल आ गया।
अब 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 5 into 4 फैक्टोरियल, कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5। तो इसकी वैल्यू निकाल ली अलग से, यही निकाल लो, वहां निकाल के दिखाने की ऐसे निकाला है 5c2 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 से 2 सब कर दो, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 घटा दो 3 फैक्टोरियल, कैंसिल, 20 5 4 20 अपन में 2 कितना आ गया 10 आ गया। इस वैल्यू निकाल ली, इसी तरह से इसकी निकालो, इसी तरह से इसकी निकालो, अपने आप निकाल ली, सारी वैल्यूज को पुट करो, सबको जोड़ देंगे तो 31 आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, बस अभी के लिए इतना ही बहुत है बेटा।